नमस्कार, मैं हूं एम जी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं कंसेप्ट क्लियर विथ एमजीएस। आज हम लोग क्लास 10 की जो मैथ की जो बुक है, ये वाली जो एनसीईआरटी के पैटर्न पे है, उसको हम लोग बहुत अच्छी तरह से एक एक स्टेप को इतनी अच्छी तरह से समझेंगे ताकि कमजोर से भी कमजोर विद्यार्थियों को समझ में आए। और मेरा कोशिश ये रहेगा कि आपको एकदम डीप नॉलेज दूं ताकि आपको आगे इतनी ज्ञान प्राप्ति हो जाए कि आपका जो सोचने का तरीका है वो डेवलप हो। उससे क्या होगा कि आप आईआईटीएन बन सकते हैं, आप इंजीनियरिंग लेवल के बड़े बड़े एग्जाम निकाल सकते हैं। मेरा उद्देश्य केवल ये नहीं है कि आपको एग्जाम पास करा देना, टेंथ का या जो भी है उसमें अच्छे मार्क्स ला देना। मेरा मतलब ये है कि आपको इतनी अच्छी तरह से समझा के बताऊं ताकि जीवन में कभी भी आपको उस टॉपिक से प्रॉब्लम कभी ना हो। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, आपको बताया गया होगा कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथ्म, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथ्म क्या है, आपको मैं पिछले वाले वीडियो में समझा ही चुका। अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। देखिए, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथ्म क्या कहता है कि अगर ए और बी दो संख्याएं हैं, ठीक है, दो क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक क्या चीज होता है ना, इसके बारे में आपको भी डाउट होगा। तो देखिए, पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण अंक। एक होता है पूर्ण संख्या, होता है ना, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होती है, जीरो से लेके 1 2 3 4 ऐसे ऐसे अनंत तक। यानी कि जीरो से शुरुआत कीजिए और काउंटिंग के जो नंबर है, जैसे ये क्या है, हमारी प्राकृतिक संख्या है ना। प्राकृतिक संख्या में जीरो लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो पूर्ण संख्या हो जाएगा, है ना। जब शुरुआत में क्या हुआ, काउंटिंग किया गया तो वो प्राकृतिक संख्या बन गया, काउंटिंग के लिए प्रयोग किया गया 1 2 3 4 5 6। अब सोच, बाद में जब जीरो का आविष्कार हुआ तो जीरो लगा के क्या लोग सोचे कि अब तो पूर्ण हो गई संख्या हमारी, तो क्या बोल दिए उसको, पूर्ण संख्या। यानी कि क्या बोल दिए उसको, होल नंबर, है ना। अगर आप नंबर सिस्टम के बारे में अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो नंबर सिस्टम का भी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, उसको आप अच्छी तरह से समझिएगा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, ठीक है। तो पूर्ण संख्या क्या होती है कि ये हो गया नेचुरल नंबर, है ना। तो नेचुरल नंबर हो गया 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया, काउंटिंग, है ना। और काउंटिंग में जब उसके बाद जीरो की जब खोज हो गई तो तो आपको 1000 लिखने में आसानी हो गई, 100 लिखने में आसानी हो गई। तो उसको उसके बाद लोग क्या समझे कि मेरी संख्या क्या हो गई, पूर्ण हो गई है, तो उसका नाम रख दिए पूर्ण संख्या। आगे जब और विज्ञान आगे बढ़ा और सभ्यता आगे बढ़ी मानव की, तो उसमें क्या सोचने लगे लोग कि कुछ ऐसी भी तो होगी जो ऋण में होगी, जैसे -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, ऐसी भी तो होंगी। तो ये सब चीज जब आ गया कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तब उसका एक नाम दे दिया क्या है, ये सब मिला के पूर्ण अंक यानी कि पूर्णांक बोल दिया गया है। पूर्णांक क्या है, पूर्ण अंक। आपका जो अंक है 0 1 2 3 4 5, ये आपका क्या हो गया, ये पूर्ण पूर्ण अंक हो गया। पूर्ण अंक कैसे हो गया, आप क्या कह दिए, आपको ये -1 है तो ये क्या हो गया आपका, ऋण है ना। माइनस को क्या बोलते हैं हम लोग, ऋण बोलते हैं। माइनस को क्या बोलते हैं, ऋण बोलते हैं। और माइनस को क्या बोलते हैं हम लोग, ऋण बोलते हैं, है ना। और प्लस को क्या बोलते हैं, धन बोलते हैं। तो अब पूर्णांक कितने टाइप के हो गए, दो टाइप के हो गए। क्यों, कौन से, ऋण वाले पूर्णांक हो गए और धन वाले पूर्णांक। जो ऋण वाले पूर्णांक हो गए उसको क्या बोला जाए, या तो कभी कहीं कहीं ऋण पूर्णांक बोल देता है, ठीक है, या कहीं कहीं क्या बोला जाएगा, ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक बोला जाता है। और अगर मान लीजिए कि प्लस वाला रहे तो क्या होगा, धन पूर्णांक, धन पूर्णांक हो गया, या इसी को क्या बोला जाएगा, इसी को बोला जाता है धनात्मक पूर्णांक, ठीक है ना। अब धनात्मक पूर्णांक हो गया। अब इसी में क्या चीज हो जाता है कि एक होता है सम। अब इसी में क्या हो जाएगा
कि कोई सम संख्या है, कोई विषम संख्या है। तो जो सम संख्या है उसको क्या बोला जाता है, सम संख्या यानी 2 से डिवाइड हो जाए या 0 हो लास्ट में, तो वो क्या हो जाती है, सम संख्या। अब ये हो गए क्या, आपका ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक, दो तरह के आपके पूर्णांक हो गए। और आगे आगे खोज हुआ जब सम संख्या विषम संख्या का, तो अब उसमें क्या बोल दिए लोग कि धनात्मक धनात्मक सम पूर्णांक, ठीक है, सम पूर्णांक ऐसे ही बोलने लगा। धनात्मक सम पूर्णांक मतलब क्या हो जाएगा आपका, 2 हो गया, 4 हो गया, 10 हो गया, ये सब क्या है आपका धनात्मक सम पूर्णांक है। और ऋणात्मक भी सम पूर्णांक हो सकते हैं, है ना, ऋणात्मक ऋणात्मक समपूर्णांक भी हो सकते हैं, है ना। तो ऋणात्मक समपूर्णांक क्या चीज है, देखिए -2 हो गया, -4 हो गया, -10 हो गया, ये सब क्या है आपका ऋणात्मक समपूर्णांक है। इसी तरह क्या हो जाता है धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है कि 3 हो गया, है ना, 1 हो गया, 5 हो गया, ये सब क्या हो गया धनात्मक विषम पूर्णांक हो गए। समझ में आ रहा है ना कि वर्डिंग जो आता है आपको क्या कर देगा, ये समझा रहा हूँ इसलिए कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें या क्वेश्चन समझाया गया है उसमें ऐसे ऐसे शब्द डाल दिए जाते हैं, तो ऐसा ऐसा वर्ड डाल दिया गया रहेगा, अगर वर्ड का मीनिंग आपको नहीं पता रहेगा तो आगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं बताया ना कि मैं आपको इतनी अच्छी तरह से समझाना चाहता हूँ कि एक एक शब्द को आपको उसका मीनिंग पता हो, उसका मतलब समझ रहे ना कि अंदरूनी चीज पता हो, तभी जाके आप क्या होगा कि अच्छे नंबर भी लाएंगे और समझ के साथ अच्छे नंबर लाएंगे, और नंबर भी लाएंगे आगे एग्जाम जो कैरियर में होगा उसमें भी आप हमेशा के लिए इस टॉपिक से कभी गलती नहीं करेंगे, इसीलिए मैं ज़्यादा ही अच्छी अच्छी तरह से समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो गए आपने धनात्मक समपूर्णांक, ये हो गए ऋणात्मक समपूर्णांक, ये क्या हो गए धनात्मक विषम पूर्णांक, और ये -1 हो गया, -3 हो गया, -5 हो गया, ये सब क्या हो गया आपका के ऋणात्मक विषम संख्या है, तो विषम और क्या है ये पूर्णांक है ना। तो ये शब्द जो आएगा आपके चैप्टर में तो आप इससे घबराना मत, आपको समझ में आ गई कि पूर्ण संख्या क्या चीज है ना। पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या में 0 लगा दिए तो क्या बन गया पूर्ण संख्या, उसमें अगर माइनस प्लस दोनों सारे आ गए तो उसको क्या बोलते हैं, पूर्णांक हो गया, पूर्ण अंक हमारा हो गया, माइनस लगा दिए तो प्लस लगा दिए तो सारे के सारे आ गए तो वो क्या हो गए पूर्णांक हो गए। अब पूर्णांक में भी कितने तरह के पूर्णांक हो गए, तो ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक। अब ऋण पूर्णांक क्या चीज होते हैं, जिसमें माइनस लगा है वो ऋण पूर्णांक हो गया, और जिसमें प्लस लगा है वो धन पूर्णांक हो गया, ये तो सब जानते ही होंगे। अब उसमें आगे फिर खोज हो गया कि सम संख्या और विषम संख्या की खोज हुई, जब सम संख्या की विषम संख्या की खोज हो गई तो उसमें क्या हो गया कि धनात्मक समपूर्णांक हो गए, कुछ ऋणात्मक समपूर्णांक हो गए, कुछ ऋणात्मक विषम पूर्णांक हो गए, कुछ धनात्मक विषम पूर्णांक हो गए, कुछ ऋणात्मक विषम पूर्णांक। ये शब्दों का आपका मीनिंग हमेशा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम अब समझते हैं कि जो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है वो क्या है। वो तो मैं समझा ही दिया हूँ पिछला वाला वीडियो में, लेकिन एक बार और अच्छी तरह से आपको समझा देता हूँ ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यूक्लिड्स डिवीजन क्या कह रहे हैं कि जो डिवाइड करने में एक जो थ्योरम बनती है वो क्या बनती है कि अगर दो संख्या ए है और बी है, ठीक है, ए क्या है बड़ी है बी से, तो बड़ी वाली में ही तो छोटा से डिवाइड करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा कि ए इक्वल टू यानी बड़ी संख्या इक्वल टू बी, यानी कि जिससे भाग करना है भाजक, उसको क्या हो जाएगा हमारा बी हो गया। उसमें अब जो भागफल हुआ है क्यू, क्यू क्या है भागफल है, इसीलिए हम लोग क्यू क्यू के फॉर्मेट में लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, क्योंकि उसका इंग्लिश क्या होता है कोसेंट होता है, तो कोसेंट होता है इसीलिए इसको बी क्यू लिखा जाता है ना। अब प्लस रिमाइंडर, आर क्यों लिखा जाता है, क्योंकि ये रिमाइंडर
का ये डिनोट करता है। तो ये क्या हो गया, शेषफल होता है। तो भाज्य इक्वल टू भाज्य संख्या इक्वल टू क्या हो जाता है, भाजक यानी कि जिससे डिवाइड करना है, इनटू भागफल यानी कि डिवाइड करने के बाद जो आया उसका आंसर, प्लस में उसमें जो शेष बच गया वो क्या हो जाता है, शेषफल हो जाता है। अब आप समझ गए कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम जो है, एक तो वो क्या है कि एचसीएफ निकालने की विधि है, साथ में ये बताता है कि अगर दो संख्या हो डिवीजन के लिए तो एक बड़ी संख्या होगी एक छोटी संख्या होगी ना। तो जो बड़ी संख्या में जब छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, तो किस फॉर्मेट में होगा, किस फॉर्मेट में होगा, तो बड़ी संख्या यानी कि भाग लगती है, इसीलिए उस संख्या को क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। वो किसके बराबर होगा, तो भाज जो डिवाइड करने वाला है यानी कि दूसरी संख्या क्या है, डिवाइड करने वाला है। ए में क्या करना है, हमें बी से डिवाइड करना है, तो ये बी हो गई। इसके बाद उस ओ क्यू यानी कि मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, भागफल से, यानी डिवाइड करने पर जो हमारा आंसर आता है वो हो गया भागफल, और प्लस नीचे जो शेष बच गया वो हो गया रिमाइंडर, है ना। तो इस फॉर्मेट में वो संख्या का बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया कि Q जो है, Q क्यों 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 ही लिखते हैं, P क्यों नहीं लिख लेते हैं, इसलिए कि Q का जो मतलब क्या है कि भागफल होता है, भागफल का इंग्लिश क्या होता है, कोसेंट होता है। इसीलिए हम लोग Q से डिनोट करते हैं। और ये जो R है, R क्या है, शेषफल है, तो शेषफल क्या है, उसका इंग्लिश होता है रिमाइंडर, तो R से डिनोट करते हैं, है ना। तो इसीलिए हम लोग यहाँ Q और R का प्रयोग करते हैं, दूसरा कोई वर्ड कोई जो अल्फ़ाबेट से उसका प्रयोग नहीं करते हैं। Q और R करने से क्या हो जाता है, डायरेक्ट हम समझ जाते हैं Q इक्वल टू कोसेंट, कोसेंट इक्वल टू भागफल, और R मतलब होता है रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब शेषफल, तो R हो गई है। तो इस फॉर्मेट में हो जाएगा। अब क्या, तो R यानी कि शेषफल रिमाइंडर का तीन तरह का कंडीशन बता दिया गया। क्या कंडीशन है, तो आर जो होना चाहिए जीरो के बराबर होना चाहिए, है ना। अगर वैसा नहीं है तो जीरो से बड़ा होना चाहिए, लेकिन बड़ा मतलब कितना बड़ा, इतना भी नहीं बड़ा हो जाना चाहिए कि बी से हमेशा छोटा होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन आता है कि बी से छोटा हो जाना चाहिए, बड़ा क्यों नहीं हो जाना चाहिए, ये कोई नहीं बताया हुआ। अब देखिए हम लोग समझते हैं। मान लीजिए कि टू है और अपना 11 है ना। तो 11 में अब अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 इक्वल टू 2 इंटू 5 प्लस 1 हो जाएगा ना। अब इसमें क्या होगा, 2 क्या हो गया हमारा, बी हो गया, और 5 क्या हो गया हमारा, क्यू हो गया, 1 क्या हो गया हमारा, आर हो गया ना। अब देखिए, अब ऐसा भी तो लिख सकते थे। अब ये क्या है, सही है, क्योंकि 1 जो है बी से छोटा है, लेकिन अगर बड़ा कर लेते हैं तो क्या होगा, देखिए 11 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कि मान लीजिए कि हम कर दिए कि 2 इंटू 4 कर दिए, ठीक है, प्लस 3 कर दिए, ऐसा भी तो हो सकता है, 11 इक्वल टू हो जाएगा ना। अब लेकिन यहाँ करेंगे अगर, तो 2 क्या हो गया, 3 से छोटा हो गया, यानी आर क्या हो गया, बी से बड़ा हो गया। तो आर जब बी से बड़ा हो गया, तो जब 3 है ही, है ना, जब 3 है ही तो एक बार और नहीं चला जाएगा 2 से, 3 में तो 2 से भाग लग ही जाएगा ना, भले एक शेष बचेगा, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, एक बार और चला जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि 2 इंटू 5 कर देते हैं और प्लस 1 कर देते हैं, है ना। तो हर हाल में हमारा, क्योंकि इसमें एक बार और डिवाइड हो सकता है, इसीलिए वो हमेशा क्या होता है कि छोटा ही होता है, किससे, जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक। इसीलिए क्या हो जाता है, हमेशा बी से छोटा होता है, बी से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। बड़ा होगा तो क्या होगा कि एक बार और डिवाइड कर सकते हैं, है ना। इसीलिए ये कोई बताया ही नहीं होगा आपको, डायरेक्ट आप याद कर लिए होंगे कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर क्या है, जीरो से क्या हो, बड़ा हो या बराबर हो, और बी से छोटा हो, लेकिन इसका मीनिंग असली आप नहीं समझेंगे।
अब आपको मीनिंग असली में समझ में आ गया है ना, क्यों ऐसा होता है कि आर क्या होना चाहिए, बी से छोटा होना चाहिए। इसलिए छोटा होना चाहिए क्योंकि अगर बड़ा होगा तो एक बार और डिवाइड हो जाएगा, है ना। 3 जो है बड़ा है तो एक बार और नहीं हो जाएगा डिवाइड 2 से, भले लास्ट में से इस पर 1 बचेगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि आर जो है हमेशा बी से छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के बराबर होना चाहिए। ये हमारा 3 कंडीशन है। अब इसका मतलब आप समझ गए। जब इसका मतलब आप समझ गए तो चलिए अब आगे। अब देखिए प्रश्नावली 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन था कि 135 और 225 का एचसीएफ निकालिए कैसे, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से, है ना। तो ये आपको कैसे निकालते हैं वो आपको मैं बता दिया था पिछले वाला वीडियो में, है ना। अगर आप नहीं देखे हो तो कृपया उसको देख लेंगे। ये थर्ड नंबर भी बता दिया था, 867 और 255 के एचसीएफ निकालिए यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से, ये भी आपको समझा दिया था बड़े अच्छी तरह से। अगर नहीं समझे हो तो पिछला वीडियो जरूर देखिए। अब देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है कि 196 और 38220 का एचसीएफ निकालना है हमें, है ना। अगर स्टेप वाला बनाने में आपको दिक्कत होता है तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि 38220 में आप क्या कीजिए कि 196 से डिवाइड कर दीजिए। तो क्या होगा, 1 से बार में जाएगा पहली बार तो 196 हो जाएगा। तो 196 12 में से 6 घटा तो 6, ये हो गया 7, 17 में से 9 घटा तो 8, ये क्या हो जाएगा 2, 2 में से 1 घटा तो 1, और ये हो गया 2, हो गया ना। और फिर 9 टाइम्स में चला जाएगा तो 9 टाइम्स में जाएगा तो क्या 9 छः के 54 के 4, 9 9 81 और 5 86 के 6 हो जाएगा ना। उसके बाद क्या हो जाएगा 9 8 17 हो गया। अब कितना हो जाएगा 12 में से 4 घटा तो 8, ये हो जाएगा तो 15, 5 5 5 15 में से 6 घटा तो 9, और ये कितना हो जाएगा 17, तो ये खत्म हो गया। तो ये हो गया, यहाँ पर एक बार जीरो उतर गया। अब क्या हो जाएगा आपका, आप 5 टाइम्स में ले लीजिए 30, और उसके बाद हो जाएगा 3 9 5 45, 45 है 3, 45 के 8 8 4, और ये कितना हो जाएगा 5 अच्छा 9, ये हो गया कट गया, यानी कि 0 से बच गया। तो अपना भागफल कितना आ गया 195 आ गया। अब जब ऐसे बना लिए तो आप स्टेप वाइज में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिख सकते हैं। स्टेप 1 में क्या लिखेंगे कि 38220 इक्वल टू 196 इंटू 195 प्लस 0, हो गया ना। अब देखिए अब हमारा रिमाइंडर क्या हो गया 0 हो गया, या तो 0 होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन किससे छोटा होना चाहिए, तो हमारा दूसरी संख्या यानी कि इसे से छोटा होना चाहिए, बी है उससे छोटा होना चाहिए। तो बी क्या है 196 से छोटा है ही, तो जब छोटा है ही तो ये हमारा फॉर्मेट सही हो गया। तो यही क्या हो जाता है हमारा एचसीएफ हो जाता है। तो अंतिम जो हमारा भाजक होता है वही क्या हो जाता है एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा आंसर 196 आंसर हो जाएगा ना। तो चलिए अगर समझ में आया हो तब तो ठीक है, नहीं आया हो तो एक बार और वीडियो देख लीजिएगा, आपका और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए प्रश्नावली 1.1 का सेकेंड नंबर का जो क्वेश्चन है उसका कंसेप्ट क्लियर करते हैं, और वो भी बहुत ही अच्छी तरह से करेंगे एक एक स्टेप को समझ के, ताकि कमजोर से भी कमजोर विद्यार्थियों को समझ में आए। तो देखिए इस तरह का जो क्वेश्चन रहता है ना, क्या कह रहा है कि दिखाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होता है, 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है ना। यूक्लिड विभाजन प्रमेय कैसे क्या होता है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है ना। जहाँ आर जो है 0 से क्या होता है, या तो बड़ा रहे या बराबर रहे, है ना। और किससे छोटा होना चाहिए, बी से छोटा होना चाहिए, है ना। यहाँ पर क्या है अपना बी क्यू प्लस 6 के रूप में क्या है 6q+1 है ना। तो 6q+1 है, मान लीजिए। पहले इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर b क्या है अपना 6 है ना। 6 क्या हो गया b हो गया, q क्या हो गया कोसेक भागफल हो गया,
और 1 क्या हो गया, शेष हो गया, है ना। ये क्या हो गया, अपना r हो गया। अब हमें ये प्रूफ करना है कि अगर ये वाला जो चीज है, ये वाला जो पूर्णांक निकलेगा वो क्या होगा, विषम धनात्मक पूर्णांक होगा। ठीक है, क्या लिखेंगे, जब b इक्वल टू 6 तो r बराबर क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, यानी 6 के कम हो सकता है ना। यही कंडीशन है ना कि r जो होना चाहिए b से छोटा होना चाहिए। तो b हमारा क्या है, 6 है। तो 6 से छोटा क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। इतना तक समझ में आ रहा है ना। अब देखिए एक एक चीज, एक एक कंडीशन को रख देते हैं। आर क्या हम लिख लेते हैं, 0 लिखते हैं। ठीक, क्या लिखेंगे, जब आर क्या है, 0, तो क्या होगा कि 6q प्लस आर के जगह पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। और ये क्या हो जाएगा अपना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6q हो जाएगा ना, जो कि क्या हो जाएगा, जो कि 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से विभाजित हो जाएगा, है ना, विभाजित हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्या लिखेंगे, आर के जगह पर अगर हम लोग 1 रख लेते हैं तो क्या होगा, तो हो जाएगा 6q प्लस 1 होगा ना। तो 6q प्लस 1 होगा तो क्या होगा कि जो कि 2 से क्या होगा, विभाजित नहीं होगा ना, विभाजित नहीं होगा। क्यों 2 से विभाजित नहीं हुआ, क्योंकि लास्ट में 1 है। मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ भी रख लीजिए, 2 ही रख दीजिए, तो 6 दूनी का 12 प्लस 1 13 हो जाएगा। तो कुछ भी तो 13 जो होता है 2 से विभाजित तो होता नहीं है। कुछ भी अगर क्यू का मान रखेंगे तो लास्ट में प्लस 1 हो जाने के चलते क्या होगा, वो 2 से विभाजित नहीं होगा। तो ये क्या हो जाता है, विषम हो जाता है। अतः क्या हो जाएगा ये, अतः विषम होगा, विषम होगा ना। अब ऐसे ही देख लीजिए, अगर हम r इक्वल r के जगह पर क्या ले लेते हैं, 2 रख लेते हैं, तो 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 6q प्लस 2 होगा ना, जो कि क्या हो जाएगा, जो कि 2 से विभाजित हो जाएगा, है ना, 2 से विभाजित हो जाएगा, क्योंकि 2 से विभाजित होगा। और r इक्वल टू हम लोग क्या लिख रहे हैं, 3 लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 6q प्लस 3, तो ये क्या होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 3 है प्लस, तो 3 तो 2 से डिवाइड होता नहीं है ना। तो क्या हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, जो कि 2 से विभाजित नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना। हमें ये देखना है कि कौन सा r का मान रखने पे, r का मान रखने पर कौन कौन सा 2 से डिवाइड हो जाता है और यह 2 से डिवाइड नहीं। अगर 2 से डिवाइड होता है तो सम होता है, 2 से डिवाइड नहीं होता तो विषम होता है ना। तो अतः विषम होगा, है ना, विषम होगा। अब ऐसे ही क्या लिख देंगे, r के जगह पर अगर 4 रख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 6q प्लस 4 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 से विभाजित हो जाएगा, है ना, विभाजित होगा। समझ रहे हैं। अगर इतना आप नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 1, 3 और ये अपना r जो 5 वाला है ना, इसका क्या हो जाएगा कि 6q प्लस 5 होगा, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 2 से क्या हो जाएगा, विभाजित नहीं होगा, विभाजित नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, ये विषम होगा, विषम होगा ना। तो अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक क्या हो जाता है, विषम पूर्णांक जो है हमारा पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है ना, होता है। ऐसे आप आंसर लिख सकते हैं, समझ गए। अगर और शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख करके और इसमें से आप क्या कह देंगे कि केस 1 और केस 2 और केस 3,
तीनों में से तीनों जो है 2 से डिवाइड नहीं होता है, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, यही आपका आंसर होगा। ये मैं थोड़ा सा अच्छी तरह से समझा के लिख दिया हूँ, ऐसे लिखेंगे तो और बढ़िया है। तो चलिए प्रश्नावली 1.1 का 6 नंबर क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि जो जैसा सेकेंड नंबर क्वेश्चन है उसी तरह का क्वेश्चन हमारा क्या है 6 नंबर है। तो पहले इसको हल कर लेते हैं, उसके बाद थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे, ताकि आपको बेटर समझ में आ जाए, है ना। अच्छा से समझना ही तो अपना मेन मकसद है। तब देखिए कैसे करते हैं। क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है, दिखाइए कि कोई भी धनात्मक सम पूर्णांक 4q या 4q + 2 के रूप का होता है ना। जहाँ q क्या होता है, संपूर्ण पूर्णांक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से बताना है, ठीक है। तो यूक्लिड जो विभाजन प्रमेय है वो क्या कहता है, अपना विभाजन प्रमेय क्या कहता है, प्रमेय का क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या लिखेंगे कि a = क्या होता है हमारा BQ + R होता है, जहां R क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, और B से छोटा होना चाहिए, है ना। अब यहाँ पर क्या है, हमारा 4Q है ना। तो यहाँ पर 4Q है प्लस R के जगह पर क्या है 0 है, तो यानी 0 के बराबर है। 4Q है यानी 4Q + 0 है। तो यहाँ पर हमारा B क्या है, ये क्या हो गया हमारा B हो गया। अब देखिए जब B कितना है 4 है, तो R कितना हो सकता है, 4 से छोटा हो सकता है। तो 4 से छोटा क्या हो सकता है, 1 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है ना। 4 से छोटा क्या क्या हो सकता है, यही हो सकता है ना। अब एक एक चीज रख के देख लेते हैं कि जब R = 0 तो क्या होगा, A = हमारा कितना हो जाएगा, BQ + R होता है ना। तो R हमारा B कितना है अपना 4 है, और Q R कितना हो गया हमारा 0 हो गया। तो क्या हो जाएगा हमारा 4Q हो जाएगा। तो 4Q जो है वो क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड हो जाएगा। क्यों 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 4 2 से डिवाइड हो जाता है। तो 4Q क्या हो जाएगा, एक सम संख्या हो जाएगा ना, सम धन पूर्णांक हो जाएगा ना, धन पूर्णांक हो जाएगा, होगा। क्यों होगा भाई समधन पूर्णांक, क्योंकि हमारा 4Q 2 से डिवाइड हो जाएगा। समझ गए ना। अब देखते हैं, जब R = 1 रखते हैं तो क्या होगा, A = क्या हो जाएगा हमारा 4Q + 1 हो जाएगा। अब देखिए 4Q + 1 होगा तो ये तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, 1 2 से थोड़ा डिवाइड होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये विषम संख्या हो जाएगा, है ना। एक विषम धन पूर्णांक हो जाएगा, विषम धन पूर्णांक होगा। क्यों होगा विषम धन पूर्णांक, क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, है ना। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए जब R = क्या रख लिए, 0 रख लिए, 1 रख लिए, अब 2 रखते हैं, R = 2 तो क्या हो गया हमारा A = 4Q + 2 हो गया ना। तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 2 कॉमन आ सकता है। तो 2 से डिवाइड होगा तो ये क्या हो जाएगा, एक समधन पूर्णांक हो जाएगा ना, समधन पूर्णांक हो जाएगा। अब इसी तरह क्या ले सकते हैं हम, 3 ले सकते हैं। जब R = 3 तो क्या हो गया हमारा A = 4Q + 3 हो जाएगा ना। अब ये देखिए 3 तो 2 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा अपना एक विषम धन पूर्णांक हो जाएगा ना, विषम धन पूर्णांक हो जाएगा। अब बताइए कि इसमें समधन पूर्णांक कौन कौन सा है। एक तो ये वाला है ना, 4Q है, और दूसरा क्या है हमारा 4Q + 2 है ना, 4Q + 2 क्या होगा हमारा, अतः यहाँ लिख देंगे क्या, अतः 4Q या 4Q + 2 क्या होगा, एक समधन पूर्णांक हो जाएगा, समधन पूर्णांक होगा।
यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है ना कैसे कैसे हम लोग हल कर रहे हैं। तो कहने का मतलब अगर आप इसको अच्छी तरह से समझे हैं कि बी क्या है, क्यू क्या है, आर क्या है, आर का कंडीशन जो है क्यों ऐसा है, तभी आप ये क्वेश्चन बना सकते हैं, है ना। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान देना है कि इसका मतलब क्या हुआ, बी क्यू प्लस आर का मतलब क्या हुआ, बस इतना ही आप ध्यान देंगे तो ये क्वेश्चन बड़े आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, 2 नंबर भी बना लिए, 6 नंबर भी बना लिए, 1 नंबर भी बना लिए, 1 नंबर भी क्वेश्चन बना लिए, है ना। 1 नंबर का क्या क्या बना लिए, 1, 2 और 3 बना लिए, 4 तो आप बना ही लेंगे, एक क्वेश्चन आपके लिए दे दिए। अब हम बताते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए प्रश्नावली 1.1 का तीसरा नंबर क्वेश्चन लेते हैं कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 यानी 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है ना। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। ठीक है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। कहने का मतलब समझिए, कहने का मतलब क्या है कि एक तो सेना की टुकड़ी है ना, और दूसरा क्या है, बैंड वाली पार्टी है। तो बैंड वाली पार्टी के पीछे सेना को चलना है। तो बैंड वाली पार्टी कितना है, 32 है, और सेना की टुकड़ी कितनी है, 616 है। अब क्या करना है, आप छोटा सा एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। चलिए देखिए, मान लीजिए कि 4 और 12 ले लेते हैं कि आपको 12 क्या है, सेना की टुकड़ी है, और 4 क्या है, अपना बैंड है ना। अब क्या करेंगे आप कि अगर दोनों का HCF निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। तो HCF निकालने पर ही हमें पता चलता है कि कितने कॉलम में मार्च करना है, कितने स्तंभों में मार्च करना है। कैसे सजेगा आपका 4 और 12 का, कैसे सजेगा, देखिए 1 2 3 4, ये क्या हो गए आपके बैंड पार्टी वाले हो गए। और पीछे आपको सेना को सजाना है 12 को। तो 12 को कैसे आप करेंगे, 4 4 के कॉलम में बनाएंगे। क्यों, क्योंकि उसका HCF क्या है, 4 है ना। तो इसके पीछे क्या आप लगा दिए, आर्मी के लगा दीजिए, 2 3 4, फिर आर्मी का लगा दीजिए, फिर 4, फिर आर्मी का लगा दीजिए। तो आपका ये क्या हो गए, आपके आगे आगे मान लीजिए क्या हो गए, बैंड वाले हो गए, है ना। 4 बैंड वाले हो गए, उसके पीछे आपका ये हो गए आर्मी वाले। तो इस तरह से आप किए, तभी तो ये बराबर बराबर में सज गया। ये 12 जो है कैसे सजा, अगर आप HCF निकालें तभी ना, अगर नहीं तो 5 5 में करते तो होता है, या 3 3 में करते तो होता है, नहीं होता है। समझ गए, इसीलिए क्या हमें निकालना होता है, HCF निकालना होता है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन आता है उसको क्या करना चाहिए हमें, दोनों को क्या निकालना है, दोनों का HCF निकालना है। 616 का और 32 का हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। अब समझ में आ गया कि HCF क्यों निकालना है ना। अब देखिए 616 यानी 616 और क्या करना है हमें, 32 का क्या निकालना है हमें, HCF निकालना है ना। HCF क्या होगा, इसे आप डिवाइड करेंगे, है ना। तो 32 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार में तो जाएगा नहीं, तो ये हो जाएगा कितना, 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 32 हो जाएगा ना। 11 में से 2 घटा तो कितना हो जाएगा, 9, और ये हो जाएगा कितना, 5 5 में 3 घटा तो 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 296 हो गया ना। अब 296 हो गया। अब क्या करेंगे आप कि कितना से जाएगा, ये 19 टाइम्स में जाएगा, 9 दूनी 18 के 8, हर सिर्फ 1 हो जाएगा ना। तो नतीजा 27 और 1 28 हो जाएगा। तो 28 हो जाएगा, ये कितना है, 16 में से 8 घटा तो 8 हो जाएगा, और ये कितना है, ये कट जाएगा, हो जाएगा ना। अब 8 बच गया। अब 8 से किस में डिवाइड करते हैं, 32 में डिवाइड करते हैं। 4 बार में क्या हो जाएगा, 8 चौका 32 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारा अंतिम अंतिम जो विभाजक क्या है, अंतिम जो हमारा भाजक क्या है, हमारा 8 है। तो HCF हमारा क्या हो जाता है, 8 हो जाता है। अतः क्या हो जाएगा आंसर हमारा कि 8 स्तंभों में, यही आंसर हो जाएगा। समझ गए ना। चलिए, पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा तो कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।